ये कहानी मुझसे कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त ने शेयर की थी। जब उसने मुझे ये सुनाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये कोई बड़ी बात नहीं होने वाली थी। इट वॉज जस्ट अ स्ट्यूपिड डेयर। वो होता है ना जब आप रात के 11 बजे बोर हो रहे होते हो और दोस्तों को इंप्रेस करने के चक्कर में हां बोल देते हो। मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था। आई वॉज अ प्रैक्टिकल गाय, इंजीनियरिंग स्टूडेंट। लॉजिक और नंबर्स, बस यही मेरी पूरी पर्सनैलिटी थी। मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस रात के बाद मैं जेन्युइनली नहीं जानता कि मैं किस चीज पर यकीन करूं। चंद्रायन गुट्टा के पास एक पुरानी दरगाह है। अगर आप हैदराबाद से हो तो आपको शायद वो एरिया पता होगा, ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी, तंग गलियां। वो दरगाह वहां सदियों से है। टूटती हुई पत्थर की दीवारें, सबसे पुरानी कब्रों पर लिपटी हुई लोहे की जंजीरें। वो एक ऐसी जगह है जिसे देखकर लगता है कि कोई आप पर नजर रख रहा है, भले ही आप दिन के उजाले में गेट के बाहर खड़े हो। हम कॉलेज जाते वक्त उसके पास से 100 बार गुजरे होंगे। हमेशा मजाक उड़ाते थे। क्लासिक डम कॉलेज बॉय बिहेवियर। सो जब अर्जुन ने सजेस्ट किया कि सेमेस्टर ब्रेक में रात के 12 बजे अंदर चलते हैं, तो मुझे मना कर देना चाहिए था। फरहान को मना कर देना चाहिए था। यहां तक कि प्रिया, जो हमेशा सेंसिबल रहती थी, उसने भी बस कंधे उचकाए और कहा, ठीक है चलो। बस इतना ही आसान था मेरी लाइफ का सबसे गलत फैसला लेना। हम लोग 12:30 के आसपास वहां पहुंचे। 2 बाइक्स, कोई प्लान नहीं, बस 4 इडियट्स और एक फ्लैशलाइट। वो लोहे का गेट खुला हुआ था। उस बात ने मुझे जितना परेशान किया, मैंने उतना बाहर जताया नहीं। रात के 12 बजे दरगाह का गेट कौन खुला छोड़ता है? हम अंदर कदम रखते उससे पहले ही वहां का केयरटेकर बाहर आया। एक बूढ़ा आदमी, छोटा सा। उसे देखकर लगता था जैसे वो सालों से ढंग से सोया नहीं है। वो दहाड़ते हुए या चिल्लाते हुए नहीं आया, बस धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा, जैसे उसने ये सिचुएशन पहले भी बहुत बार देखी हो। उसने हम चारों की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, आज मत जाओ अंदर प्लीज, आज की रात अलग है। रात के 12 बजे एक बूढ़े आदमी के मुंह से प्लीज सुनना काफी होना चाहिए था, पर अर्जुन ने उसे मजाक में उड़ा दिया। कहा कि कोई लोकल वॉचमैन है जो कॉलेज के बच्चों को डरा रहा है, और वो आगे बढ़ गया। उस बूढ़े आदमी ने हमें रोका नहीं, कोई बहस नहीं की। वो बस एक तरफ हट गया और हमें अंदर जाते हुए देखता रहा। वो इमेज मुझे आज भी परेशान करती है, जिस तरह वो बस साइड में हट गया, जैसे उससे पता हो कि बहस करना बेकार है, जैसे वो पहले भी ये कर चुका हो और उससे कभी कुछ बदला नहीं। अंदर का नजारा, ओके, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि वो खूबसूरत नहीं था, क्योंकि वो था। टूटे हुए सीलिंग से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। फेडेड ग्रीन चादर से ढकी हुई पुरानी कब्रें, अगरबत्ती की खुशबू जो घंटों पहले बुझ चुकी थी, वो अब भी हवा में हल्की सी थी। हमारे कदमों के अलावा वहां बिल्कुल खामोशी थी। फरहान अपनी बेवकूफाना कमेंट्री कर रहा था। अर्जुन अपने फोन पर सब कुछ फिल्म कर रहा था। मैं प्रिया के पास पास चल रहा था क्योंकि ऑनेस्टली वो जगह मुझे अनकंफर्टेबल कर रही थी और मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता था। हम शायद 15 मिनट तक ठीक थे। फिर मैंने नोटिस किया कि प्रिया मेरे साथ नहीं चल रही है। मैं पीछे मुड़ा और वो पीछे एक कोने में अकेली खड़ी थी, सबसे पुरानी कब्र के सामने। वो कब्र जो पूरी तरह लोहे की जंजीरों से लिपटी हुई थी, बाकी सबसे बहुत ज्यादा जंजीरें, जैसे जिसने भी उन्हें वहां लगाया था वो बिल्कुल श्योर होना चाहता था कि अंदर जो है वो बाहर ना आए। मैंने उसका नाम पुकारा, कुछ नहीं। मैं वहां गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बहुत धीरे से मुड़ी और उसका चेहरा, मैं उसका चेहरा पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो डरी हुई नहीं थी, गुस्से में नहीं थी, वो बिल्कुल खाली था, जैसे हर वो चीज जो प्रिया को प्रिया बनाती थी वो चुपके से उस जिस्म को छोड़कर जा चुकी थी। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और एक ऐसी आवाज में कहा जो बिल्कुल फ्लैट थी,
जो उसकी थी ही नहीं। घर क्यों आया था तू यहां? उसका उर्दू का तरीका अजीब था, जैसे कोई नया नया शब्द जोड़ रहा हो। हम घर पर नहीं थे, पर जिस तरह उसने घर कहा, जैसे वो दरगाह किसी का घर हो और हम बिना बुलाए अंदर घुस आए हैं। अर्जुन ने उसके कंधे पकड़े और उसे झटका। उसने अपनी आंखें झपकी। वो वापस आ गई। उसने आसपास कंफ्यूजन में देखा और कहा कि उसे याद नहीं उसने क्या कहा। लगा जैसे वो बस 1 सेकंड के लिए जोन आउट हो गई थी। हम वहां से निकल गए। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। हम सब साइलेंट हो गए और समझ गए कि अब निकलने का वक्त है। घर का रास्ता फरहान के साथ अब तक का सबसे खामोश रास्ता था। वो लड़का नॉर्मल दिनों में कभी चुप नहीं होता। पूरे रास्ते उसने मुश्किल से 4 शब्द कहे होंगे। मैंने पहले उसे घर छोड़ा, फिर मैं अकेला अपने पीजी वापस आया। जब मैं अंदर घुसा, मेरी लैंडलेडी अंधेरे कॉमन रूम में बैठी हुई थी। बस वहां बैठी थी। लाइट्स ऑफ, नो फोन, नो टीवी, कुछ नहीं। रात के 1 बजे बिल्कुल अंधेरे में बैठी हुई। मैंने गुड नाइट कहा और उनके पास से गुजरने लगा। उन्होंने मेरा रिस्ट पकड़ लिया। उनकी ग्रिप एक 60 साल की औरत के हिसाब से बहुत ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने मेरी तरफ ऊपर देखा, और मैं यहां बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस मोमेंट को बहुत बार रिप्ले किया है। उन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल नॉर्मल आंखों से देखा। कोई डरावनी आंखें नहीं थीं, प्रिया की तरह ब्लैंक नहीं थीं, बस नॉर्मल आंटी जैसी आंखें। और उन्होंने बहुत ही कैजुअल वॉइस में कहा, तेरी अम्मी ने बोला है घर जल्दी आ। मेरी बॉडी में सब कुछ बस वहीं रुक गया। मेरी मदर करीमनगर में रहती है, 3 घंटे दूर। उन्होंने आज तक मेरी लैंडलेडी को कभी कॉल नहीं किया था। उनके पास उनका नंबर तक नहीं था। मैंने कभी नहीं दिया था, और मैंने अपनी मां से 3 दिन से बात नहीं की थी। मैंने लैंडलेडी से पूछा कि आप मेरी मदर को कैसे जानती हैं? उनका मैसेज कैसे आया? उन्होंने कब कॉल किया? वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। क्या? मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, तू ठीक है? उन्हें कुछ याद नहीं था। उनके चेहरे पर बिल्कुल जेन्युइन कंफ्यूजन था। मैं सीधे अपने कमरे में गया और कांपते हाथों से अपनी मदर को कॉल किया। रात के 1 बजे मेरी मां, जो रोज रात को 9:30 बजे बिना नागा सो जाती है, उन्होंने पहली रिंग पर कॉल उठाया, और इससे पहले कि मैं एक शब्द भी बोल पाता, उन्होंने कहा, बेटा कैसा है तू? मुझे नींद नहीं आ रही थी पूरी रात। दिल घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तू किसी मुसीबत में है। मैं अपने बेड पर बैठ गया और बस दीवार को काफी देर तक घूरता रहा। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं कहां गया था। अगले दिन मैंने अर्जुन और फरहान को मिलने के लिए बुलाया। मुझे जानना था कि क्या उनके साथ भी कुछ अजीब हुआ है। अर्जुन ने कहा नहीं, वो ठीक था, घोड़े बेचकर सोया। उसने हमें ड्रामेटिक कहा। फरहान बोलने से पहले काफी देर तक खामोश रहा। उसने बताया कि जब वो घर पहुंचा, उसका 6 साल का छोटा भाई अंधेरे लिविंग रूम में जाग रहा था। ये बच्चा रोज 8:30 बजे सो जाता है, कभी नहीं उठता। पेरेंट्स उसे स्लीपिंग चैंपियन कहते हैं। फरहान ने उससे पूछा कि तू जाग क्यों रहा है? उसके भाई ने खिड़की के पास कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वो अंकल कब से खड़े हैं वहां, उन्हें घर क्यों लाया तू भैया? फरहान ने कहा। उसने उस कोने में देखा, पर वहां कुछ नहीं था। एब्सोल्युटली नथिंग। उसका भाई रोने लगा और लगभग 2 घंटे तक नहीं रुका। वो बार बार कहता रहा कि अंकल अभी भी वहां है। उसी कोने की तरफ इशारा करता रहा। सुबह तक वो इस बारे में सब कुछ भूल चुका था, जैसे सब कुछ वाइप क्लीन हो गया हो। फरहान उसके बाद 2 दिन तक नहीं सोया। मैंने मूव ऑन करने की कोशिश की, अपने आप को लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दिए। स्ट्रेस, टायर्डनेस, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन। मैं लगभग मान ही गया था। फिर लगभग 1 महीने बाद मैं अपने फोन में उस रात की फोटोज देख रहा था। ज्यादातर डार्क और ब्लरी थीं, कुछ खास नहीं। मैं उन्हें डिलीट करने ही वाला था। आखिरी फोटो ने मुझे बिल्कुल रोक दिया। फरहान ने यह फोटो एग्जिट के पास ली थी जब हम निकल रहे थे, पीछे दरगाह की तरफ फेस करते हुए।
आप हम चारों को पीछे से गेट की तरफ जाते हुए देख सकते थे और हमारे पीछे कब्रों के बीच में बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ एक फिफ्थ फिगर था, लंबा, सफेद कपड़े, बिल्कुल स्टिल, जबकि फोटो में बाकी सब चीजों में मूवमेंट का हल्का सा ब्लर था। मैंने जूम किया और काश मैंने ना किया होता, क्योंकि वो फिगर जमीन पर नहीं खड़ा था, वो होवर कर रहा था, जमीन से शायद 5 या 6 फीट ऊपर, ठीक उस हाइट पर जहां कब्रें होती अगर उनके नीचे की जमीन कभी भरी ना गई होती, जैसे वो किसी ऐसी चीज पर खड़ा हो जो हम नहीं देख सकते थे। मैंने सारी फोटोज तुरंत डिलीट कर दी। मैंने प्रिया को इस बारे में कभी नहीं बताया। वो 6 महीने बाद जॉब के लिए दूसरे सिटी चली गई। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या वो उस रात पूरी तरह वापस आई भी थी, या उसका एक छोटा सा हिस्सा उस जंजीरों वाले कोने में ही पीछे छूट गया। मैं इस बारे में ज्यादा देर नहीं सोचता। लास्ट वीक मैं काम के सिलसिले में हैदराबाद के उसी पार्ट में गया था। अलग रास्ता था, अलग रोड थी, मैं दरगाह के आसपास भी नहीं था। पर एक जगह मैं सिग्नल पर रुका और मैंने आदत के मुताबिक इन खिड़की से बाहर देखा। एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर खड़ा सीधे मेरी कार की तरफ देख रहा था। मुझे उसे पहचानने में कुछ सेकंड्स लगे। वो वही केयरटेकर था, सेम फेस, सेम टायर्ड आइज। उसने काफी देर तक मेरी तरफ देखा, फिर उसने धीरे से अपना सर हिलाया, जैसे वो डिसअपॉइंटेड हो, जैसे वो पहले से कुछ ऐसा जानता हो जो मैं नहीं जानता। सिग्नल ग्रीन हो गया। जब मैंने पीछे देखा, वो जा चुका था। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस स्टोरी ने आपको सच में डराया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए गुड नाइट।